तो चलिए आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे भी। सबसे पहले हम इस कहानी के कहानीकार से परिचित होंगे। हिंदी कहानी के सफ़र में कुछ ऐसे भी कहानीकार हैं जिन्होंने पूर्व निर्धारित लिख को छोड़कर चलने की हिम्मत दिखाई। ऐसे कहानीकारों में आचार्य नलिन विलोचन शर्मा का नाम अग्रगण्य है। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना सिटी के बदरघाट में हुआ। इनके माता पिता का नाम तो माता थी इनकी श्रीमती रत्नावती शर्मा एवं पिता पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा दर्शन और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी मातृभाषा भोजपुरी थी। वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे। साहित्य के क्षेत्र में नलिन जी ने कम उम्र में ही वो इतिहास रच डाला जो कि सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं। कविता, कहानी, निबंध, इतिहास, दर्शन, आलोचना सभी पर उन्होंने कलम चलाई। इनकी प्रमुख रचनाओं को हम देख सकते हैं। पहला है निबंध संग्रह मानदंड। उसके बाद कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ को देख सकते हैं। इनके द्वारा रचित है साहित्य का इतिहास दर्शन, दृष्टिकोण, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। कुछ कहानियां संग्रह भी हैं, विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां। काव्य संग्रह देखें तो नकेन के प्रपद्य और नकेन 2। नलिन विलोचन शर्मा प्रपद्यवाद के प्रवर्तक थे, आधुनिक शैली के समर्थक। प्रपद्य का अर्थ है प्रयोगवादी पद्य, अर्थात काव्य, शिल्प, भाषा आदि में नए प्रयोग। इसे ही आधुनिक शैली भी कहते हैं। यह एक काव्य आंदोलन था जो नकेनवाद के नाम से जाना जाता है। नकेन अर्थात नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश जी। न से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और फिर न से नरेश जी। इन तीनों ने मिलकर नकेनवाद को आगे बढ़ाया। कहानियाँ बहुत लिखी जाती हैं और छपती भी हैं, पढ़ी भी जाती हैं, किंतु कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे भीतर सीधे उतर जाती हैं। इन्हीं चंद कहानियों में शुमार है विष के दांत। कहानी की शुरुआत ही बड़े व्यंग्यपूर्ण शैली से होती है। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमचमाती हुई स्ट्रीमर इन, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा भी दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं, 5-5 ठहरी, और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें यह सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं। सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हों। सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह स्वाभाविक नहीं था
कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। तो बच्चों, अब तक आपने जो कहानी सुनी, इतने अंश में एक सेन साहब हैं जिनके बंगले के सामने पोर्टिको में काली चमकती हुई एक गाड़ी है। गाड़ी 7,500 रुपये की है। सेन साहब की पत्नी ने चेतावनी दे रखी है कि कोई भी गाड़ी के पास फटकने न पाए। सेन साहब का एक ही बेटा है खोखा, मगर पुत्रियां 5 हैं। पांचों लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत हैं, अर्थात अत्यंत आज्ञाकारी। उन्हें कब हंसना है, कब खेलना है, कब दौड़ना है, सबका एक नियत समय है। बचपन से ही उन्हें यह शिक्षा दी गई है कि वे लड़कियां नहीं बल्कि कठपुतलियां हैं। माता पिता को उन पर गर्व है। सोसाइटी के लोग उन लड़कियों का उदाहरण देते हैं। काली चमकती गाड़ी को सेन साहब की बेटियों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है जो सबसे छोटा है, ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा। अर्थात खोखा का जन्म तब हुआ जब दोनों दंपत्ति की उम्मीदें बाकी नहीं रह गई थी। खोखा के लिए न ही जीवन जीने के तरीके और नियम बनाए गए थे और न ही घर में किसी प्रकार के नियम का पालन करना उसके लिए आवश्यक था। इस कारण यदि मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था तो केवल खोखा से। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरे तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे। करेंगे क्या, कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट कर लिया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें को दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। दरअसल पांचों लड़कियों के लिए घर के नियम अलग थे और लड़कों के लिए अलग, क्योंकि खोखा बेटा था। सेन दंपति ने अपने सारे सिद्धांत खोखा के लिए बदल लिए थे। खोखा की हरकतों को सेन साहब नज़रअंदाज करते रहे, उसके विध्वंसक स्वभाव को भावी इंजीनियर के रूप में देख रहे थे। एक दिन सेन साहब के कुछ मित्र आ गए। उनमें एक पत्रकार भी थे जो उनके दूर के संबंधी भी थे। साथ में उनका लड़का भी था जो समझदार और होनहार था। पत्रकार महोदय खोखा से भली भांति परिचित थे। बात निकल पड़ी कि अपने अपने बच्चों को क्या बनाएंगे। सेन साहब ने सबसे पहले कहा कि वो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहे हैं। अब बारी आई पत्रकार महोदय की। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कुछ बने ना बने, लेकिन एक जेंटलमैन जरूर बने।
यानी सभ्य इंसान। सेन साहब को पत्रकार द्वारा किया गया यह शिष्ट व्यंग अत्यंत तीक्ष्ण लगा। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सफ़र एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास 5-6 साल का एक बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सफ़र की ओर झपट रहा था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर ख्वामख्वाह मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई।